जी डी रिव्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो मेरा टॉपिक है आप सभी के लिए वो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्लास +2 में आपका जो टॉपिक है जो कि आपको सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में भी इंक्लूड है, उस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ये ब्रिक्स एक 5 देशों का एक बड़ा ग्रुप है जो कि इस समय दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट में चल रहा है। हॉट में चलने का मतलब क्या है कि ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका की इकॉनमी है, यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी है, तो उनके लिए एक ये बड़ा चैलेंज है जो वो इस समय प्रूफ हो चुका है कि ये ब्रिक्स के अंदर जो 5 कंट्री इंक्लूड है वो वर्ल्ड की अलग अलग जो इकॉनमीज़ हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इसके अंदर आपकी जो 5 बड़ी कंट्रीज़ हैं तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए साथ साथ अपनी नोटबुक के ऊपर। तो यहाँ पर जो बी वर्ड है वो आपका डोनेट करता है ब्राज़ील कंट्री को। आपका जो आर वर्ड है ये डोनेट करता है रशिया को। आई इंडिया को, हमारा देश भारत। सी चाइना। और जो आपका एस वर्ड है उसके अंदर आपका आता है ये साउथ अफ्रीका। तो ये वर्ल्ड की 5 बड़ी कंट्रीज़ हैं जो इनका ये एक लेटेस्ट ग्रुप बना हुआ है। और इन देशों का मेनली टारगेट है कि वर्ल्ड की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट करना, एक सोसाइटी के अंदर या एक वर्ल्ड के अंदर एक नया पावर ऑफ सेंटर है जो वो क्रिएट करना। तो ये 5 बड़ी कंट्री हैं। स्टार्टिंग में इसके अंदर पहले 4 ही ये कंट्री थी और उसको पहले बोलते थे BRIC, ब्रिक। और अभी इसके साथ बाद में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड कर दिया तो अब इसको बोलते हैं ब्रिक्स। अब बात करते हैं कि जो ये ब्रिक आपका एक बड़ा ग्रुप है इसका बैकग्राउंड क्या रहेगा। इसका बैकग्राउंड का मतलब कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हमारे पास 2001 के अंदर एक इकोनॉमिक्स हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, और उनका इकोनॉमिक्स का जो हमारे पास नाम है वो नाम है जिम ओ'नील। तो ये इकोनॉमिक्स हुए हैं जिनको पहली बार अपनी ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट के फील्ड में उन्होंने अपना सुझाव दिया कि दुनिया के अंदर अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मेनली वो बात करेगा, एक तो GDP की बात करेगा और एक बात करेगा वो पॉपुलेशन की, क्योंकि इकोनॉमिक्स का काम होता है कि पॉपुलेशन के बेस पे वो अपना GDP का जो मॉडल है ग्रोथ का वो उसको थीसिस लिखेगा, उसके ऊपर अपने विचार पेश करेगा। तो उसने पहली बार ये कंसेप्ट दिया कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर GDP कह लीजिए या आप इसको प्रोडक्शन कह सकते हो, तो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सुझाव दिया कि 2050 तक आने वाले समय में अगर ये 4 कंट्री एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो ये पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को चैलेंज कर सकती हैं। ये उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर लिखा कि 2050 तक अगर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ आ जाएं तो शायद 2050 तक ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाए और ये पूरी दुनिया की जो इकॉनमीज़ है उनको चैलेंज कर सकती है। अब बात थी कि इसके अंदर पॉपुलेशन का मैटर क्या है। पॉपुलेशन का मैटर ये है कि इसके अंदर आप देखोगे कि पहली जो कंट्री है वो चाइना और इंडिया है, और इन दोनों के पास वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री यही है। तो उन्होंने इसकी फ़ीचर्स में बताया कि जो इंडिया और चाइना है और साथ में इसके भी जो आपका ब्राज़ील और रशिया है, इनके पास पूरे वर्ल्ड की अप्रॉक्सीमेटली 40% पॉपुलेशन है। तो इन्होंने बोला कि इसलिए जो ये ग्रुप है वो आने वाले समय में एक चैलेंज बन सकता है। तो इसी को देखते हुए इन चारों देशों ने फैसला किया कि हम जो भी इकोनॉमिक्स जिम ओ'नील ने अपने विचार दिए हैं ग्रोथ के मामले में, तो क्यों ना उनको हम इम्प्लीमेंट करें और वर्ल्ड के अंदर अमेरिका जैसे देश और यूरोपियन कंट्री जैसे देश जो कि दुनिया के लिए एक चैलेंज है उनके लिए चैलेंज क्रिएट किया जाए। और इसी के चलते हुए इस टारगेट को पूरा करने के लिए ईयर 2006 के अंदर
UNGA के अंदर इन 4 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर का मतलब होता है कि आपके जो विदेश मंत्री हैं कंट्री के, इनकी आपस में वहाँ पर एक फॉर्मल मीटिंग हुई। अब ये UNGA क्या चीज़ है, आपने जैसे कि लास्ट टाइम में ये पढ़ा है कि UN का मतलब होता है आपका यूनाइटेड नेशन और GA का मतलब होता है आपका जनरल असेंबली। तो UNO की जो जनरल असेंबली थी उसके अंदर इन देशों के चारों के BRIC, इन चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में एक फॉर्मल मीटिंग होती है और इसी मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि आने वाले समय में ये देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोऑर्डिनेशन करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे और इसके अलावा वो अपने देश के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। और इन्हीं विचारों के साथ और इसके साथ उन्होंने एक बोला कि हम अपने कंट्रीज़ के अंदर पीस यानी कि शांति बहाल करके रखेंगे। और इसी बात के विचार के साथ इन्होंने अपना 2006 के अंदर ये फ़ैसला लिया कि हम जल्दी ही आने वाले समय में ये ग्रुप है जो वो तैयार करेंगे, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों ग्रुप शामिल होंगे। तो इनकी एक ये फॉर्मल मीटिंग हुई थी UNG में, और UNG का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब बात करते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है, जो आपको मेन की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कि कब क्या हुआ। तो सबसे पहले इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, पहला समिट हुआ है इन 4 कंट्रीज़ का, वो आपका हुआ 2009 के अंदर, और आपको डेट याद रखनी है 16 जून 2009। ये ब्रिक की फ़र्स्ट फॉर्मल मीटिंग थी जहाँ पर इन 4 कंट्रीज़ का एग्रीमेंट हुआ। और लोकेशन आप लिख लीजिएगा, ये आपकी लोकेशन है इसके अंदर येकैतरिनबर्ग, और ये कंट्री रशिया के अंदर है। ये आपका जो लोकेशन है रशिया कंट्री के अंदर है। यहाँ पर इनकी फॉर्मल मीटिंग हुई थी 16 जून 2009 के अंदर, और यहीं पे इसकी फाउंडेशन हुई फर्स्ट मीटिंग के अंदर। उसके बाद ये 4 कंट्रीज़ तो आपस में कनेक्ट हो चुकी थी, इनका एग्रीमेंट हो चुका था इकोनॉमिक फील्ड के अंदर, सोशल फील्ड्स के अंदर। और उसके बाद साउथ अफ्रीका को इन्होंने इनवाइट किया दिसंबर 2010 के अंदर। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को इन्होंने इनवाइट किया। अफ्रीका को इसलिए इनवाइट किया क्योंकि शुरू से ही आपको पता है कि जो नाम मूवमेंट वाली कंट्रीज़ है जिसके अंदर उन्होंने एशिया और अफ्रीका की यूनिटी की बात की थी, तो उसी को लेते हुए इन्होंने साउथ अफ्रीका को अपने साथ ऐड करने के लिए इनविटेशन भेजा। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने मार्च 2011 के अंदर जो चाइना के सानिया का इलाका है वहाँ पर इनका तीसरा सम्मेलन हुआ था, थर्ड समिट हुई थी। और थर्ड समिट के अंदर जो साउथ अफ्रीका है उसने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इस मीटिंग के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, और पार्टिसिपेशन करने के बाद उन्होंने इसके एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिए। और तभी से साउथ अफ्रीका है जो मार्च 2011 के अंदर चाइना के अंदर मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के अंदर इन्होंने जो ब्रिक है इसको ज्वाइन कर लिया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, इनके समिट है जो इंडिया के अंदर कौन से हुए हैं। तो इंडिया के अंदर एक समिट तो हुआ इनका 2012 के अंदर जो कि नई दिल्ली के अंदर हुआ था, और एक समिट इंडिया के अंदर हुआ 2016 के अंदर जो कि गोवा में हुआ था। तो ये इंडिया के अंदर अभी तक 2 बड़े जो समिट हुए हैं ब्रिक के, वो आपके 2012 और 2016। उसके बाद ब्रिक की चेयरमैनशिप का प्रोसीजर क्या है। चेयरमैनशिप का मतलब कि उनकी मीटिंग्स का हेड कौन रहेगा। तो ये टर्न वाइज होगा, जैसे आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, लेटर्स के अकॉर्डिंग, पहले ब्राज़ील बनेगा, फिर रशिया बनेगा, फिर इंडिया बनेगा, फिर चाइना बनेगा, और फिर साउथ अफ्रीका। तो ये टर्न वाइज है, जो लेटर्स के हिसाब से वो अपनी टर्न्स है जो चेंज होती रहती है। अभी तक जो 13 मीटिंग्स टोटल हो चुकी हैं। 13 समिट जो आखिरी हुई है वो आपकी 9 सितंबर 2021 में हुई है। अब जो इसकी 14 समिट होगी, 14वीं मीटिंग होगी, वो आपकी चाइना के अंदर होगी
2022 में, यानी कि इसी सेशन में लास्ट दिसंबर में इनकी मीटिंग होगी 2022 के अंदर। और चाइना इस बार इस ग्रुप का चेयरमैनशिप है जो वो लेने जा रहा है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे ब्रीफली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, ये शंघाई में है और शंघाई आपको पता है ये चाइना में है। तो इसका हेडक्वार्टर है जो हमारे ब्रिक्स का वो आपका है चाइना के अंदर। और नेक्स्ट मीटिंग भी आपकी जो 14 होगी वो चाइना में होगी। अब बात करते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स की। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली विशेषता तो है कि इसके पास पूरे वर्ल्ड की लगभग 40% पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन इन 5 कंट्रीज़ के पास है, इसलिए ये ग्रुप काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट के मामले में और ग्लोबलाइजेशन के मामले में ये कंट्रीज़ काफ़ी एडवांस हैं। इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर निवेश के मामले में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा निवेश है जो वो चाइना जैसे देशों में होता है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण भारत और जो चाइना है एक बड़े लीडर हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए, और एक ग्लोबल मार्केट के लिए भी ये जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर चाइना के और इंडिया के प्रोडक्ट्स है जो वो काफ़ी मात्रा में सेल होते हैं, ज़्यादा करके चाइना की। और रशिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रशिया के पास वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लैंड 11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया बिलोंग्स टू दी रशिया। तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा इन देशों में ब्रिक्स के अंदर आप देखोगे कि 2 देश ऐसे हैं जिसके पास वीटो पावर है, रशिया के पास है और चाइना के पास है। अभी ब्राज़ील, इंडिया और जो साउथ अफ्रीका है ये इस समय वीटो पावर की रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो ये ब्रिक्स के कारण ही पॉसिबल हो सका है। तो ये आपको की पॉइंट कुछ याद रखने हैं। अब इसके साथ आपको याद रखना है कि एक इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित करने की बात करी थी 2012 के अंदर, जैसे IMF जैसे बैंक बने हुए हैं। तो इन 5 देशों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने जो इनकी चौथी मीटिंग हुई थी 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, तो उसमें ये फैसला लिया गया कि आने वाले समय में जल्दी ही वो एक बैंक बनाएंगे जिसका नाम रखा गया NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक का काम ये होगा कि ये 5 देशों के अंदर जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसमें ये लोन वगैरह देकर तो उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान देगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 6th मीटिंग हुई इनकी 2014 के अंदर, और इस मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया कि ये जो बैंक है उसको हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और 6वीं मीटिंग के अंदर ही इसकी जो 6 मीट थी 2014 की, तो उसमें NDB बैंक की जो फाउंडेशन कर दी गई। और इस बैंक का टारगेट था कि ये 5 देशों के अंदर सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ करेगा। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करेगा जिससे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे जो रिसोर्स हैं वो सेफ़ रह सके। और बैलेंस्ड ग्रोथ करेगा, कहीं भी अनइक्वल ग्रोथ की बात नहीं होगी, इसके अंदर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपने लिखना है वही जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसकी जो चेयरमैनशिप है वो आपकी रोटेशन वाइज होगी। और लगभग पिछले 10 सालों के अंदर इसकी 100 से ज़्यादा जो सेक्टरल्स मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं पिछले 1 डिकेड के अंदर, यानी कि 10 साल के अंदर। ये इसके स्ट्रक्चर में आप ये पॉइंट्स है जो वो लिख सकते हो। तो ये कुल मिला के ये आपका जो टॉपिक था वो ब्रीफली था बुक के अंदर, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया। इतनी की इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ लोगे तो चाहे आपको ये 4 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए, तो आप इसको बड़ा ईज़िली नॉलेज के साथ है जो वो लिख सकते हैं।